कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आ गए पार्ट 3 में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्ट 3 लेक्चर में। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया था, एक बार फटाफट मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके फीचर्स, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच के डिफरेंसेस, ये लोग कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जैसे कि रिसीवेबल पेमेंट, फाइनेंशियल इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सिमिलरली स्टॉक रजिस्टर, मेंबर रजिस्टर और मिनट्स बुक, ऐसे बुक्स मेंटेन करते हैं। ये हमने पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 1 वीडियो में जाना। पार्ट 2 में हमने जाना कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, स्पेशल फंड, जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। इन सारे में हमने 3 चीजों पर फोकस किया। नंबर 1 इनकी मीनिंग, नंबर 2 इनका नेचर, यानी कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है। नेचर क्यों, वो भी मैंने बताया था, क्योंकि अगर कैपिटल आइटम है तो वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, रेवेन्यू आइटम है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट। ये सारी चीज हमने डिस्कस किया पार्ट 2 वीडियो में। आज जिस पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड टॉपिक का नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो लेट्स बिगिन। देखो, हम जैसे हमने डिस्कस किया था कि हर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न साल भर अपने ट्रांजेक्शन्स को एक बुक में मेंटेन करता है जिसका नाम होता है कैश बुक। ये बेसिकली डेली या मंथली बेसिस पे बनता है, लेकिन उन कैश बुक के बेसिस पे एक समरी बनता है, एंड दैट समरी इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या है, ये हमेशा कब बनता है, तो जैसे मैंने बताया कि ये मंथली नहीं बनता, ये एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनता है। और कैसे बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। उस पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश रिसिप्ट हुआ और कितना कैश पेमेंट हुआ, जो रिकॉर्ड होता है कहां पर, कैश बुक में। और कैश बुक को देख के बनता है रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट, बिकॉज इट इज समरी ऑफ कैश बुक। ओके, तो सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होगा, जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे पहले रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, ठीक है। और कैश बुक की समरी रिकॉर्ड होती है रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट में। तो अगर कोई तुझसे पूछे कि रिसीवेबल पेमेंट क्या है, तो ये समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है। बहुत बार इसको हम बोलते हैं इट इज सिमिलर टू कैश बुक, ठीक है। बहुत बार हमको इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर टू कैश बुक। क्यों बोलते हैं ऐसा सिमिलर टू कैश बुक, क्योंकि जैसा कैश बुक बनता है, सारे रिसिप्ट डेबिट साइड में और सारे पेमेंट क्रेडिट साइड में एज इट इज बनता है रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट। ओके, अब कुछ बातें हम एक एक करके डिस्कस करें, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट का प्रोफॉर्मा है। ये क्या है, दिस इज प्रोफॉर्मा ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, अब कुछ कुछ बातें हम इसी के साथ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते रहेंगे। अब देखो, डेबिट साइड में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये एक चीज बढ़ रहा है ना। अगर कोई चीज, ये एक एसेट अकाउंट है, तो अगर ये एसेट बढ़ने से कहां डालेंगे, यानी कि अगर ये इंक्रीज होगा, हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, इसका मतलब हम डेबिट में डालेंगे। सिमिलरली अगर आप ध्यान से क्रेडिट साइड देखो तो ये बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, अगर बैलेंस घटेगा तो हम कहां डालेंगे, अगर कैश का बैलेंस घटेगा, डिक्रीज होगा क्या, कैश और बैंक, तो हम कहां डालेंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश और बैंक के बैलेंसेस को कम कर रहे हैं वो डालेंगे पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में। और जिससे कैश और बैंक के बैलेंसेस बढ़ रहा है, जैसे कि हमें सब्सक्रिप्शन मिला, बैलेंस बढ़ा, हमारे पास 1 लाख का कैश इन हैंड था, इस साल हमें 2 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन मिला, अब बैलेंस 3 लाख हो गया, बढ़ गया, हेंस इट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड, डेबिट साइड। हमने स्टाफ को पेमेंट कर दिया, मान लो हमारे पास कैश 3 लाख था, स्टाफ को सैलरी पे कर दी से 60,000, अब हमारे पास बैलेंस हो गया 2,40,000, बैलेंस घट गया, यानी सैलरी कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड। तो समझ में आया। तो आते इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, ये एक एसेट अकाउंट है, ठीक है, और इसे हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं। अगर आप गोल्डन रूल की तरफ जाओगे तो ये रियल अकाउंट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एक एसेट अकाउंट
एसेट अकाउंट में क्या होता है, आपने जर्नल में पढ़ा था, याद करो, अगर एसेट बढ़ेगा तो हम कहां डालते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट, है ना, डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर एसेट घटेगा तो इसे कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट। देखो यहां पर आप देखो, घटने से कहां डाल रहे हैं, क्रेडिट, और बढ़ने से कहां डाल रहे हैं, बढ़ रहा है तो हम कहां डाल रहे हैं, रिसिप्ट्स आर, या अदर वर्ड्स में रिसिप्ट्स को कहां रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। और जितने भी पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स हमारा बैलेंस घटता है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये चाहे वो कैपिटल आइटम हो या रेवेन्यू आइटम, यहां दोनों रिकॉर्ड होते हैं। ये मैं एक बात में क्यों बता रहा हूं, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड होते हैं, बट रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ये सर्कुलर टाइप है, भेदभाव नहीं करता। जो भी पैसे हो, चाहे वो कैपिटल आइटम हो या रेवेन्यू आइटम, मान लो हमें लीगेसी मिला, कैपिटल आइटम है, वो भी रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड होगा। सब्सक्रिप्शन मिला, वो भी रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली अगर मान लो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कैपिटल आइटम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, वो भी पेमेंट से रिकॉर्ड होगा। हमने सैलरी पे की, रेवेन्यू आइटम में, ये भी रिकॉर्ड होगा पेमेंट से। यानी कि ये भेदभाव नहीं करता, जितने पैसे आए, चाहे वो कैपिटल आइटम से आए या रेवेन्यू आइटम से आए, वो डेबिट से रिकॉर्ड होगा। और पैसे जो हमारे पास से गए, चाहे वो कैश या बैंक के थ्रू गए हो, वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, फर्क नहीं पड़ता, वो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट से। तो ये क्या रिकॉर्ड करता है, हमने डिस्कस किया, ऑल कैश रिकॉर्ड करता है, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, याद रखना, ऑल, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, जो हमने डिस्कस किया। समझ में बात आई। थर्ड पॉइंट में आते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो याद होगा आप लोगों को, हमने 11 में पढ़ा था, जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो बेसिकली 3 होती है। पॉपुलरली 2 ही बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं कैश बेसिस, एक को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस, और एक होता है हाइब्रिड बेसिस। बेसिकली हाइब्रिड बहुत पॉपुलर नहीं है, तो बेसिकली हम इन 2 पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बनता है अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस, और जो कैश ये बनता है कैश बेसिस पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो ये मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस है ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज ट्रांजैक्शन व्हिच हैव बीन सेटल्ड इन कैश आर रिकॉर्डेड। जो कैश में सेटल किए वो यहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट वाले तो क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट, वो सारे रिकॉर्डेड नहीं होते। जो अगेन जो तुम्हें ध्यान देना है वो, कि यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो हमारा कैश इन हैंड कहलाता है, और ये कहा जाता है, ये रिकॉर्ड होता है एसेट्स। लेकिन अगर यहां बैलेंस आ गया तो इसको हम, अगर यहां बैलेंस आ गया तो जनरली कम आता है, इसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, और ये कहा जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आई होप क्लियर कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये कैश बेसिस में बनता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में पीरियड्स। ये कौन से पीरियड्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, यानी कि जो टर्म्स हैं अकाउंटिंग पीरियड जिनको हम बोलते हैं, किस पीरियड का रिकॉर्ड करता है। तो आंसर है अगेन, ये भेदभाव नहीं करता। ये सारे रिसिप्ट
ये ऑल रिसिपिएंट पेमेंट रिकॉर्ड करता है। देखो ऑल लिखा है, वेदर रिलेटेड टू, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो। प्रीवियस ईयर का हम क्या बोलते हैं? एरियर, स्पेशली ओपनिंग एरियर बोलते हैं। फ्यूचर को हम क्या बोलते हैं? एडवांस। ये सारा रिकॉर्ड करता है। ये क्यों हम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज जब तुम इनकम एक्सपेंडिचर में आओगे तो हम पढ़ेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन रिसीवेबल पेमेंट में कौन सा रिकॉर्ड होते हैं? सारे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस पीरियड का है। हो सकता है वो करंट ईयर का हो सकता है वो प्रीवियस ईयर का हो सकता है फ्यूचर ईयर का हो। एग्जांपल एक देखते हैं। मान लो ये 2021 है और हमने इस साल सैलरी पे की, पेड फॉर 2021 इज 50,000। सैलरी पेड फॉर पिछले साल का सैलरी मान लो 10,000 बाकी था, हमने वो भी पे कर दिया। और सैलरी पेड फॉर 2022 15,000, यानी कि ये फ्यूचर की सैलरी है जिसे हम अदर वर्ड्स में एडवांस बोलते हैं। तो टोटल हमने इस साल कितना पे किया? 75,000। तो जब हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी 75,000, यानी टोटल अमाउंट हमने पे किया। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किस साल का है। अगर ये हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते तो हम जिस साल का बना रहे, से हम 2021 का बना रहे, तो हमें इससे मतलब होता, इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं करते। होप आई एम क्लियर? गुड। नेक्स्ट आते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ये स्टार्ट कैसे होता है? देखो यहां जो तुम्हें टू बैलेंस मिल रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो ये हमेशा स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कैश ऑलवेज हमेशा एक कैश डेबिट बैलेंस शो करता है, लेकिन बैंक जो बैलेंस होता है वो हो सकता है डेबिट हो सकता है क्रेडिट हो। क्रेडिट तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। अगर हमें ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट दिया है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कब यहाँ लिखेंगे? जब हमें ओवरड्राफ्ट दिया। ठीक है। सिमिलरली जो क्लोजिंग बैलेंस शो कैश इन हैंड एट बैंक, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक निकलता है। और अगर ये निकला तो इसे हम शो करते हैं, ये हमारे लिए एसेट है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आगे चल के डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर हमें रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट बनाना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? तो जो सबसे पहला स्टेप्स है वो ये है कि जो ओपनिंग बैलेंस हमको दिया है कैश और बैंक का, अगर डेबिट में दिया है तो इसे डेबिट से हम लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। अगर मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया तो इसे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड में डाल देंगे। क्या बताया? दोबारा बता रहा हूं। अगर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है या बैंक बैलेंस दिया है, दोनों को प्लस करके लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए कहां लिख दिया हम? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हमेशा रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त ये फिगर सबसे पहले डेबिट साइड में आएगा। अगर मान लो हमें दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस, तो क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड एंटर देम ऑन द डेबिट साइड। कहां लिखोगे? डेबिट साइड। इन केस बैंक ऑफ द कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड, है ना? देखो कैसे ये दिया है, जैसे कि ये जो दिया है ना, ये तीनों ये हो गए हमारे ओपनिंग बैलेंसेस। एंड हमेशा याद रखना कि ये फर्स्ट आइटम ऑफ डेबिट साइड होंगे। बहुत बार एग्जाम में इंटेंशनली ये फिगर नहीं देता, नहीं दिया तो इसको लिख के छोड़ देना, बहुत बार यही आंसर निकल जाता है अगर हमारा पेमेंट से ज्यादा हो गया तो।
यहां पर कब लिखेंगे, जब ये हमें ओवरड्राफ्ट दिया, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, क्लोजिंग बैलेंसेस। ये 18,000 कब लिखेंगे, अगेन जब क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट दे दिया। हो सकता है कि साल भर में हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया, हमारे पास कैश 1 लाख है लेकिन पेमेंट, कैश और बैंक 1 लाख है लेकिन पेमेंट हमने 1,10,000 कर दिया, तो 10,000 एक्स्ट्रा कहां से आएगा, ऑब्वियसली बात है हमने बैंक से एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये कहा जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने भी हमारे पास रिसिप्ट हैं, अभी हमने पढ़ा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू आइटम, उन सबको हम कहां डाल देंगे, डेबिट साइड ऑफ या रिसिप्ट साइड। और जितने भी पेमेंट है, ठीक है, वो डाल देंगे हम पेमेंट साइड में। अब रिसिप्ट में कहां से रिसिप्ट, अगर देखो जितनी भी रेवेन्यू शिफ्ट है, जैसे सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू शिफ्ट होता है, जनरल से रेवेन्यू शिफ्ट होता है, ये सारे हमारे कैपिटल शिफ्ट हैं, इन सबको हम एक एक करके यहां डाल देंगे। जितने भी पेमेंट है, मैटर नहीं करता कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू है, सारे पेमेंट को यहां डाल देंगे, ठीक है। अब जो सब्सक्रिप्शन होता है बेसिकली 3 टाइप का हो सकता है। अगर ये लेस देन 15 मंथ्स का होता है तो हम इसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, अगर 15 to 5 इयर्स का हुआ तो मिडियम टर्म बोलते हैं, और 5 इयर्स से ज्यादा हुआ तो इसे हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। अब रिसीव पेमेंट में एक चीज ये वापस से ब्रशअप है जो हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था, कि जितने भी रिसीव पेमेंट होंगे ये भी हमारे 2 टाइप हो सकते हैं। जितने रिसिप्ट हैं, कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है, तो रिसिप्ट जो हमेशा नॉन रिकरिंग होता है, हमने लास्ट क्लास बात की थी। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो रिकरिंग बार बार होता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन हर साल मिलता है, लीगेसी कभी कभी मिलता है। जो कैपिटल आइटम है वो या तो तुम्हारे लिए एक लायबिलिटीज क्रिएट करेगा या फिर एसेट को रिड्यूस करेगा। जो रेवेन्यू आइटम है रिकरिंग नेचर है, या तो ये तुम्हारा, सॉरी एक ही पास इसका ऑप्शन है, ये इनकम क्रिएट करेगा, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम से इसको रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली पेमेंट 2 तरह हो सकता है, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल पेमेंट है तो उसे नॉन रिकरिंग नेचर होता है, ये हमारे एसेट को बढ़ाता है या लायबिलिटीज को कम करता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारा एक्सपेंसेस होता है, रिकरिंग नेचर होता है, इसे हम कहां डालते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये हमारा जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट का प्रो फॉर्मा है। यहां लिखा होता फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल का तुम बना रहे हो से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2021, वो यहां डाल दोगे 31/3/2021। पहला स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डिस्कस किया, जिसमें कैश बैंक होगा। अगर कैश ओवरड्राफ्ट दिया है तो यहां डाल देंगे, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद जितने भी रिसिप्ट है ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन, एंट्रांस और एडमिशन भी हमने डिस्कस किया था, अमाउंट स्मॉल हो तो हम इसे रेवेन्यू मान लेते हैं। जनरल डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, डिविडेंड, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, रेंट, रिसीप्ट फ्रॉम शो, ये जितने भी आइटम्स तुमको दिख रहे हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये सारे आइटम रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। रिसिप्ट पेमेंट के डेबिट साइड में आएंगे बिकॉज ये हमारे कैश बैलेंस को बढ़ा देते हैं। सिमिलरली ये सारे हमारे रेवेन्यू पेमेंट हैं। ओके, क्या क्या, पोस्टेज एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, सैलरीज, रेंट, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैंटीन, परचेज फूड स्टाफ, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, मिसलेनियस, म्युनिसिपल टैक्सेस, ऑडिट फी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशंस, रेडी ऑनोरियम, ये सारे। देखो एक बार जहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है वो है लॉकर रेंट को। लॉकर रेंट हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। सिमिलरली ये सारे वही प्रोफॉर्म कंटिन्यू है, ये सारे कैपिटल रिसिप्ट हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि रेवेन्यू रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट है। रिसिप्ट है मतलब डेबिट साइड और पेमेंट है मतलब क्रेडिट साइड। जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, एंडोमेंट फंड हो गया, लीगेसी हो गया, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड। कैपिटल पेमेंट परचेज फिक्स एसेट, लाइक हमने फर्नीचर परचेज कर लिया,
लैंड बिल्डिंग परचेज कर लिया, कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, बुक्स, व्हीकल, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे कैपिटल पेमेंट्स। अब जितने भी हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग पेमेंट्स होंगे, क्लोजिंग और बैलेंसेस होंगे, वो कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होगा वो आपको यहाँ क्लियर होगा। देखो ये जो ट्रू बैलेंस, सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंसेस होता है वो रिसीव पेमेंट में कहा जाता है, बताया था। फर्स्ट आइटम होता है, इसे डेबिट साइड के रिसीव पेमेंट के डेबिट में डाल देते हैं, पहला आइटम होता है। इसके अलावा ये जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, जो 12,000 है, देखो ध्यान से देखो, इसलिए ब्लिंक कर रहा है वो बार बार, क्योंकि यहाँ गलती नहीं होगी। हम यहाँ पर दो बैलेंस शीट बनाते हैं जनरली। पहला बैलेंस शीट हमें कैपिटल फंड निकालने काम आता है। हमने 11th में चैप्टर पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम, आपको याद होगा, वहां पर हम दो कैपिटल निकाल लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर दो बैलेंस शीट बनेगा। पहले बैलेंस शीट काम है कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज opening balance sheet and this is called as closing balance sheet। देखो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में करने का तरीका पूरा सेम है, बस ओपनिंग वाले सारे एसेट लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाले सारे एसेट लायबिलिटीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग है, इसीलिए कहा गया ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये देखो अगर हमने यहां लिखा है ना 20, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट है, इसलिए कहा जाएगा ये ओवरड्राफ्ट, इसलिए कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के, सॉरी यहाँ पर लायबिलिटीज होगा और यहाँ पर एसेट्स होगा, तो ये लायबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ पर भी अब तो भी कम कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो जो क्लोजिंग वाले हैं, इस देखो डेबिट में क्लोजिंग आया, इसका मतलब ये एसेट है, ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, एसेट्स, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस शीट निकला, सॉरी बैलेंस का निकला डेबिट साइड में, ये ओवरड्राफ्ट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। तो आई होप स्क्रीन पे इसीलिए बार बार ब्लिंक कर रहा था कि आपका डाउट ठीक से क्लियर हो, कौन सा बैलेंस कहाँ जाएगा, बिकॉज बैलेंस शीट बनाते वक्त जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ का आइटम वहां डाल देते हैं, तो ये अच्छे से आपको ध्यान देना है। क्लियर, आगे चलें। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर। इन दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहला डिफरेंस है पर्पस का। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जानना। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का मेन पर्पस ये होता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मेन पर्पस होता है ऑपरेटिंग रिजल्ट जानना, यानी कि सरप्लस और डेफिसिट जानना। नेचर में डिस्कस किया, ये रियल अकाउंट है और ये एक नॉमिनल अकाउंट। फॉर्म रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी रिसीव्स हैं वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में जितने भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट साइड, जितने भी इनकम है वो क्रेडिट साइड। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड अभी हमने डिस्कस किया, रिसीव एंड पेमेंट में चाहे वो कैपिटल आइटम हो या रेवेन्यू आइटम हो, सबके सब रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड होते हैं। एडजस्टमेंट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, बिकॉज हमें कैश बेसिस बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बिकॉज हम एक्यूरेट सिस्टम बनाते हैं। बैलेंसेस रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो बैलेंस शीट का एसेट में जाएगा, अगर ओवरड्राफ्ट मिला तो लायबिलिटी। वैसे इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट, और ये जाता है कैपिटल फंड में लेवल साइड में, अगर सरप्लस है तो ऐड, डेफिसिट है तो लेस। एक और इसके साथ हो सकता है सिमिलरिटी, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट, एक दो एग्जांपल्स और नंबर्स करके देखते हैं। मान लो ये हमें क्वेश्चन दिया है, बोला फ्रॉम द फॉलोइंग information given below, prepare the receive and payment account of Friends Club Delhi for the year ended 31st March 2021. कैश बैलेंस ऑन 1st अप्रैल दिया है 2020 को 44,000,
अब बताओ कहाँ जाएगा, तो डिस्कस किया था ना, ये कहा जाएगा डेबिट साइड के, डेबिट साइड में पहला आइटम होगा सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये क्या है, एक तरह का रिसिप्ट है ना, याद करो हमें कस्टमर से पैसा मिलता, सॉरी क्लाइंट मेंबर से पैसा मिलता है, दैट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, ये रिसिप्ट है। ये भी क्या है, रिसिप्ट। एंट्रांस भी क्या है, रिसिप्ट। रेंट लेस भी क्या है, रिसिप्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या होता है, ये है हमारा पेमेंट, यानी कहा जाएगा पेमेंट साइड। टैक्सेस क्या है, पेमेंट है ना, पेमेंट है। सैलरी पेमेंट है, ऑनरोरियम पेमेंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए रिसिप्ट है, यानी कि डेबिट साइड में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये हमारा पेमेंट है। पेट एक्सपेंसेस पेमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग कहीं नहीं जाएगा, एडजस्टमेंट है, हमने डिस्कस किया एडजस्टमेंट नहीं आता। डेप्रिसिएशन भी नहीं जाएगा क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है और ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। सो लेट्स बिगिन, ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया, कैश बैलेंस को यहाँ डाल दिया और जितने भी रिसिप्ट हैं उनको यहाँ डाल दिया, जितने भी पेमेंट्स हैं उनको यहाँ डाल दिया। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, बिकॉज इधर का टोटल 6,25,000 हुआ, इधर का टोटल हमारा 2,95,000 के आसपास होगा। सो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग और डेप्रिसिएशन नहीं आया क्योंकि मैंने बताया था ये एडजस्टमेंट है और ये नॉन कैश आइटम है जो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता। दूसरे एग्जांपल में आते हैं, बोला है फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन, वही फ्रेंड्स क्लब, वही नंबर। देखो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह का। तो सबसे पहला काम क्या है, ओपनिंग बैलेंस देखो दिया हमें कैश एंड का 20,000 और कैश एट बैंक 50,000, दोनों मिला के हमें मेन कॉलम डाल दिया 70,000। सब्सक्रिप्शन तो देखो तीन कॉलम में अलग अलग दिया है, हमको क्या मतलब है, हमको इन तीनों को एक, तीनों से मतलब है ना, हर साल से मतलब इसलिए एक साथ प्लस करके यहाँ डाल। और रिसिप्ट क्या हुआ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग वो डाल दिए। कैपिटल आइटम है, फर्क नहीं पड़ता कैपिटल की रेवेन्यू है। डोनेशन फॉर मैचेस वो भी डोनेशन मिला इसे डेबिट में डाल दिए। मैच एक्सपेंसेस हमारा खर्चा होता है तो देखो हमने पेमेंट से डाला। सैलरी खर्चा है, पेमेंट से डाल दिया। रेंट पे खर्चा है, पेमेंट से डाल दिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेमेंट है, खर्चा है, पेमेंट से डाल दिया। बुक्स परचेज पैसा गया होगा, पेमेंट से डाल दिया। 10% इन्वेस्टमेंट परचेज पैसा गया होगा, यहाँ डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, देखो ये इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट है, ये हमें मिला हुआ है ना, इसीलिए हमने कहा डाला, रिसिप्ट में डाला। एंट्रांस फी ये हमारे लिए रिसिप्ट है, इसलिए रिसिप्ट से डाल दिए। और ये बाकी हमें बच गया वो यहाँ पे डाल दिया। कैश इन बैंक नहीं दिया, वो हमारा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। समझ में आया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सी यू ऑल।